जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक आर्टिकल को लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में काफी विवाद खड़ा हो गया था। यह आर्टिकल एक एक्स सिविल सर्वेंट आरबीआई के एक्स गवर्नर डी सुब्बा राव उन्होंने लिखा था, जहां पर उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम में एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करने की बात की थी कि भाई इन्हें कम कर देना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स नाराज हुए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। लेकिन एक बात तो सही हुई कि एटलीस्ट यूपीएससी एग्जाम में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस एग्जाम पैटर्न में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एग्जाम साइकिल में रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसको लेकर बातचीत तो शुरू हुई। खैर, वो एस्पिरेंट्स जो बहुत लेट यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, वो एस्पिरेंट्स जो अपनी तैयारी को खुद सपोर्ट करते हैं क्योंकि शायद फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे एस्पिरेंट्स अगर उन्हें आप केवल 25 या 27 साल तक ही मौका देंगे तो शायद उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और इसी वजह से जो रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोज किए थे उनका तो हम सपोर्ट नहीं करते, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम में कुछ और रिफॉर्म्स होने चाहिए। और ये रिफॉर्म्स ना केवल एग्जाम के पैटर्न बल्कि एग्जाम साइकिल या फिर कितने आईएएस कितने आईपीएस एक साल में यूपीएससी को सिलेक्ट करने चाहिए, उन सभी चीजों से रिलेटेड है। और यूपीएससी को सीरियसली इन बातों को कंसिडर करना चाहिए। चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं जो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस कर देने चाहिए, क्योंकि जब डी सुब्बा राव जी ने एग्जाम दिया था तो उस समय यूपीएससी में केवल 2 या 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने यही रिकमेंडेशन दी कि भाई अटेम्प्ट को रिड्यूस कर दिया जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 3 कर दिया जाए। फिलहाल कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं? फिलहाल सिविल सर्विसेज एग्जाम में जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, और अगर मैं बात करता हूं रिजर्व कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को कुल मिलाकर 9 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो उनको भी 9 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को प्रिजर्व रखना चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक एस्पिरेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो 6 अटेम्प्ट देना चाहता है, 9 अटेम्प्ट देना चाहता है, नहीं देना चाहता। यू शुड लीव इट ऑन द एस्पिरेंट। आप उससे ये राइट नहीं छीन सकते कि वो केवल 2 अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो विलेज एरियाज से बिलोंग करते हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। वो यूपीएससी के एग्जाम देते देते समझते हैं कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसी वजह से 3, 4, 5 अटेम्प्ट उन्हें कई बार लग जाते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस एस्पिरेंट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा जिसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, लेकिन हाँ जोश, जुनून, जज्बा था, मेहनत कर रहा वो उस एग्जाम के लिए। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो नहीं छूने चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो उतने ही रखने चाहिए जितने ऑलरेडी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया जो है वो लास्ट टाइम जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी उसने इंक्रीज किया था, और तब से लेकर अभी तक वो एज क्राइटेरिया सेम है। एज क्राइटेरिया को लेकर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, सोसाइटी में ऐसी जगहों से आते हैं जहां वो प्रॉपर गाइडेंस उनके पास नहीं है, वो समझ शायद उस एग्जाम को लेकर इनिशियली नहीं है, बट वो मेहनत करते हैं और ग्रेजुअली उस एग्जाम को क्रैक भी कर पाते हैं। तो एज क्राइटेरिया जहां तक है उसको भी फिलहाल टच नहीं करना चाहिए, लेकिन जो रिफॉर्म लाना चाहिए वो यूपीएससी को अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं, बट आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और इस तैयारी में आगे बढ़ना चाहता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, क्रैक करना चाहता है, और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली यूट्यूब पर 2 फ्री क्लासेस लेता हूँ। एक सुबह 8 बजे द हिंदू की क्लास होती है और दूसरी 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इन क्लासेस का नोटिफिकेशन और इनकी पीडीएफ सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ, नोटिफिकेशन, क्लासेस का सब आपको मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी को किन बातों को लेकर अपने अंदर रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, नीड है। सबसे पहले तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये एग्जाम 2 बड़ी स्टेजेस में कंडक्ट कराया जा रहा है। पहली स्टेज है हमारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूजुअली मई या जून में कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद है आपका मेन एग्जाम।
ये मेन एग्जाम जो होता है ये आपको अगस्त सितंबर के आसपास हो जाता है। दोनों स्टेजेस के बीच में लगभग 3 महीने का, 3.5 महीने का मैक्सिमम गैप हमें मिलता है। पहला एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, OMR शीट पर बेस्ड, और दूसरा एग्जाम रिटन एग्जाम है, और उसके बाद होती है इंटरव्यू की स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में ये दोनों कंबाइंड स्कोर जो होता है आपका, मतलब मेंस का स्कोर, तो रिटन का स्कोर और उसके साथ साथ इंटरव्यू, उसका कंबाइंड स्कोर आपका मेंस का स्कोर बनता है, और उसी के बेसिस पर आपको एक रैंक अलॉट की जाती है, उसी के बेसिस पर आपको एक सर्विस एलोकेट की जाती है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IRS हो। अगर मैं बात करता हूं प्रिलिमिनरी एग्जाम की, अब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है मई या जून में। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं, लास्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 16 जून को, 16 जून। 16 जून को जब एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया, उसके लगभग 15 दिन के अंदर यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। बट प्रीलिम्स एग्जाम की जो आंसर की रिलीज की गई वो 21 मई 2025, ऑलमोस्ट एक साल के बाद की गई है, ऑलमोस्ट एक साल के बाद। जब वो आंसर की रिलीज की गई तब हमें ये पता लगा कि यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप भी कर दिए, लेकिन उसके लिए यूपीएससी ने कोई भी रीजन नहीं दिया क्यों और कैसे वो गलत क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आए, किसकी गलती थी, क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर। इन 3 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट में चेंजेस आ गए, क्योंकि हो सकता है उनका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, कुछ ऐसे होते जिनका नहीं हो पाता। क्या उससे रिलेटेड कोई डेटा है? कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर, आप प्रीलिम्स का एग्जाम लेते हैं मई या जून में, और आप इसकी जो आंसर की रिलीज करते हैं वो 1 साल के बाद करते हैं। 1 साल तक एस्पिरेंट बैठा रहता है, वो एंशियस रहता है। जिसका प्री क्वालिफाई नहीं होता उसको ये पता नहीं होता कि कितने मार्क्स से उसका प्रीलिम्स रुक गया था, कहाँ गलती हुई है, क्या करेक्ट आंसर्स है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एम्बिग्विटी है, आपको नहीं पता होता उसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे इसी बार देख लीजिए आप, 2025 के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग कोचिंग अलग अलग आंसर बता रही है। अब क्लैरिटी तो तभी मिलती है जब यूपीएससी अपनी आंसर की रिलीज कर देती है, बट वो आंसर की यूपीएससी 1 साल बाद रिलीज करेगी। तो सबसे पहली और सबसे डायर रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि आप जल्द से जल्द आंसर की रिलीज कीजिए, प्रेफरेबली आप 1 महीने के अंदर उसे रिलीज कर दीजिए। जब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट 15 दिन में रिलीज कर सकते हैं तो आंसर की तो 1 महीने में रिलीज की जा सकती है। जब आपने क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपके पास आंसर्स भी हैं, आप उसे क्यों नहीं रिलीज करते? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता है कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें डिस्प्यूट होगा, जिनमें एम्बिग्विटी होगी, और ऐसा होता है तो आपके इस क्वेश्चन पेपर को, आपकी इस आंसर की को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, और आप उससे बच रहे हैं। बट आप ये रियलाइज नहीं कर रहे, वो एस्पिरेंट जो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लगातार अटेम्प्ट्स दे रहा है, वो कितने मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। आपको उसकी प्लाइट को कंसिडर करना चाहिए। जीएस पेपर 4 में कंपैशन एक इंपॉर्टेंट वैल्यू कंसिडर की जाती है एक सिविल सर्वेंट में। तो सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो बॉडी काम कर रही है यूपीएससी, क्या वहां बैठे लोग, उनमें कंपैशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? होनी चाहिए। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो आना चाहिए वो यही है कि आपको प्रीलिम्स की आंसर की विद इन 1 मंथ रिलीज कर देनी चाहिए। हम 21st सेंचुरी में हैं। हम जब जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में आंसर लिखते हैं तो वहां पर हम लिख कर आते हैं गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी। वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? अब तो चलिए, एग्जाम के बाद आपने 1 हफ्ते की विंडो भी दी है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है वो रेज किया जा सकता है। तो आपको तो ये भी पता है कि इन क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, आप इनिशियली ही अगले 1 महीने में उन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चैलेंज हो जाएंगे तो आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए, और जो आप प्रीलिम्स की फाइनल मेरिट निकाल रहे हैं उसमें उन क्वेश्चन को कंसिडर मत कीजिए, और एस्पिरेंट्स को ये बात कन्वे कर दीजिए। तो एस्पिरेंट को भी पता होगा, वो 1 साल वेट नहीं कर रहा होगा, वो 1 साल तक एंशियस नहीं रहेगा, वो 1 साल तक एक कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहेगा, वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। यू कैन सेव दोज एस्पिरेंट्स इफ यू वांट। तो सबसे पहला तो रिफॉर्म यही होना चाहिए, 1 महीने के अंदर आपको आंसर की रिलीज करनी चाहिए। वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जितने यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, अगर आप उनसे बात करेंगे, दे आर गोइंग टू सपोर्ट इट। नेक्स्ट, मेंस एग्जाम। जो बच्चे मेंस एग्जाम देने जाएंगे, 12, 13, 14 हजार बच्चे,
उसमें से केवल 2,500-3,000 ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, बचे हुए 10-11,000 ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके लिए भी जो मार्कशीट है वो फाइनल रिजल्ट के बाद रिलीज की जाएगी, तब उन्हें अपने मार्क्स पता लगेंगे। चलिए, मार्कशीट से तो पता लग जाता है, जीएस पेपर्स में, ऑप्शनल में, एसए पेपर में हमारे मार्क्स कितने हैं, बट उसमें कभी ये नहीं पता लगता कि मार्क्स कम क्यों दिए गए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने पास्ट में अपने मेंस लिखे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां ऑल दो हम ये नहीं कह रहे कि हर आंसर में बता दो कि क्या कमी है, एक मैक्रो लेवल पर जब टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी तो मैक्रो असेसमेंट होता है, जहां पर आपको बताया जाता है कमी क्या रही। अगर कोई एग्जामिनर किसी एस्पिरेंट को कम मार्क्स दे रहा है तो वो फाइनली समराइज तो कर सकता है इस बात को कि कम मार्क्स क्यों अलॉट किए गए, और किसी को अगर ज्यादा दिए गए हैं तो वहां पर वो फीडबैक दिया जा सकता है कि भाई क्यों ज्यादा मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं, सो दैट इवन द एस्पिरेंट्स नो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत डायर रिक्वायरमेंट है ये, उनको एक फीडबैक मिल जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यूपीएससी से वो फीडबैक आएगा कि क्यों मार्क्स कम दिए गए। नेक्स्ट टाइम जब वो मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा एस्पिरेंट तो उसको पता होगा कि पिछले अटेम्प्ट में मेरी क्या गलतियां थी, वो इंप्रूव कर पाएगा। अदरवाइज उसको मेंटोर्स की नीड होगी, उसको टीचर्स की नीड होगी, उसको फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए होगा वो रियलाइज करने के लिए कि कहां उससे गलतियां। लेकिन यूपीएससी का एग्जामिनर ही जो उसको मार्क्स एलोकेट कर रहा है, अगर वो सिर्फ एक मैक्रो लेवल पर बता देगा कि भाई कहां उस बच्चे में कमी थी, चाहे सिर्फ वो इतना बता दे कि भाई आपके जो आंसर्स हैं उनमें आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, आप ये बता दो कि आपका जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं था और बेटर हो सकता है, अगर वो सिर्फ मैक्रो लेवल पर आप बता देंगे, वो एक फीडबैक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा, काम आएगा उसको। इसके साथ साथ वो इंप्रूव कर पाएगा अपने लेटर अटेम्प्ट्स के लिए, जहां अभी बहुत सारे एस्पिरेंट सफर कर। कुछ ऐसा ही होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स दे दिए जाते हैं, 210, 215, 220 तक, और इंटरव्यू का स्कोर बहुत वेरी करता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको आप 120, 130 नंबर दिए गए, कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको 210, 220 नंबर दिए गए, तो 80-90 नंबर का फर्क हो जाता है कई बार। ये फर्क क्यों है? चलिए, आप मेंस में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमने डिमांड कर ली कि आप मेंस में फीडबैक दीजिए, आप वो नहीं दे पा रहे, ठीक है, बट आप इंटरव्यू में तो दे सकते हैं। यहां पर तो और कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, 2,500-3,000 बच्चा जिसका आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पर आप वो रीजन तो स्टेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को मार्क्स अलॉट कर रहे हैं उसके इंटरव्यू के बाद, तो वहां पर आप मेंशन तो करते होंगे ना, फीडबैक तो दिया जाता होगा। अब चाहे वो एस्पिरेंट तक नहीं पहुंच रहा, बट कमीशन जब किसी को मार्क्स अलॉट कर रहा है तो वहां पर आपका इंटरनल एसओपी तो होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत ये डिसाइड किया जा रहा होगा किसे कम दिया जा रहा है, किसे ज्यादा दिया जा रहा है। आप वो फीडबैक उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कर दीजिए, पब्लिक डोमेन में मत दीजिए, चलिए आप उसके ईमेल पे उसके साथ शेयर कर दीजिए, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, जहां से वो उस फीडबैक को गैदर कर पाए। वो फीडबैक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको रियलाइज होगा कि कहां पर मेरी कमियां थी, कैसे मैं उसे इंप्रूव कर सकता हूं। लेकिन अभी सब कुछ सीक्रेट बना हुआ, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, ओपेसिटी बनी हुई है, तो आप उसको इंटरव्यू के बाद भी ये बता सकते हैं कि भाई कहां कमी रही, जिससे वो नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव कर पाए अपने अंदर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बार बार इंटरव्यू देते हैं, बार बार मेंस लिखते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली लो मार्क्स मिल रहे हैं उनको। तो इट इज फेयर कि आप उन्हें बताइए कि कहां पर मिस्टेक है, जिससे वो इंप्रूव कर सके, वो इनहेंस कर सके, वो अपने अपनी क्वालिटी जो है प्रेपरेशन की उसको इनहेंस कर सके। और ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट लगेगा। इंटरव्यू का मार्क्स अलॉट करते हुए आप वहां पर वो रीजंस, आई एम श्योर वहां पर अपने पास वो रीजंस रखते होंगे, तो बस उनको नोट कर दीजिए, दैट्स ऑल, और वो शेयर कर दीजिए एस्पिरेंट के साथ। इसके साथ साथ सीसैट, सीसैट एस्पिरेंट्स का एक नेमेसिस बना है। यूपीएससी ने खुद ये डिसाइड किया है कि सीसैट क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है।
सो व्हेन इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, क्यों आप उसे इतना ज्यादा टिपिकल बना रहे हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं? चलिए, एक बच्चा है जिसकी बेसिक मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो वहां बैठ के वो मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कैसे वो कैलकुलेशन ये डिसाइड कर पाएगी कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे वो एक अच्छा अकाउंटेंट बनेगा नहीं बनेगा, मैं उस बात को कंसिडर कर लूंगा। बट देन जब आप एक एस्पिरेंट को पिक करते हैं, जब आप उसे चूज करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग पर भेजते हैं, और ट्रेनिंग में इतना लंबा एक टाइम पीरियड होता है, वहां पर ये सारी बातें उसे समझाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढ रहे हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वो टेस्ट होनी चाहिए। चलिए, मैथ्स का आपने पोर्शन ज्यादा रखा है, फेयर, आप मैथ्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस बात को जस्टिफाई करेंगे, वो कहेंगे कि भाई आप 2 घंटे में वहां बैठकर कितना अच्छी तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस देख रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें आपके अंदर देख रहे हैं, फेयर। बट सीसैट का जब आप सिलेबस देखते हैं तो सीसैट के सिलेबस में डिसीजन मेकिंग पर भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सिलेबस का तो वो पार्ट है। इनिशियली जब सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था तो डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आते थे, और ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को ही टेस्ट किया करते थे। कहां गायब हो गया डिसीजन मेकिंग? क्यों आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप सिर्फ मैथ्स, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ रीजनिंग के पीछे भाग रहे हैं? अगर आपको उसे क्वालिफाइंग बनाना है तो आप उसे क्वालिफाइंग पेपर की ट्रीट कीजिए। आपने क्यों उसके लेवल को इतना डिफिकल्ट बना दिया है? स्पेशली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे। ट्रांसलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी, तो ट्रांसलेशन की एरर तो आप खैर दूर नहीं कर पा रहे, बट कम से कम आप सी सैट को, क्योंकि आप कहते हैं वो क्वालिफाइंग है, तो उसको क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम की तरह ही क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? क्योंकि अल्टीमेटली आप आगे चलकर मेंस में जीएस के ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं एस्पिरेंट से। देन व्हाई नॉट ट्रीट इट लाइक अ क्वालिफाइंग एग्जाम? क्यों आप वो इसे इतना ट्रिकी बना रहे हैं, इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं? क्योंकि वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में भी तो एक फेयर मौका दे दिया जाए एस्पिरेंट्स को। आप जीएस का पेपर अच्छा सेट कीजिए, जीएस का पेपर ऐसा सेट कीजिए जहां पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के बारे में पता लग पाए। वहां पर भी फैक्चुअल से ज्यादा आप एप्लीकेशन पार्ट पर फोकस कीजिए, जैसे इस बार किया गया। 2025 के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी ने कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन पार्ट आपका कितना स्ट्रांग है वो देखने की कोशिश की है। आप वैसा पेपर बना सकते हैं, बट देन सीसैट इतना डिफिकल्ट ना बनाया जाए कि वो एस्पिरेंट जो अच्छे से तैयारी करके जा रहा है, बट उसकी मैथ्स वीक है, उसकी मैथ्स शायद उतनी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो सिलेक्शन से दूर रह जाता है। आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद दैट। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन उसका रोल तो रहना चाहिए, और यूपीएससी उससे आपकी पर्सनालिटी गेज कर रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रही है, देन वो काम तो डिसीजन मेकिंग में भी किया जा सकता है, और यूपीएससी पहले काम किया करती थी। क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग का रोल बढ़ाया जाए? क्यों नहीं ये देखा जाए कि क्या आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे? आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स में केस स्टडीज देते हैं। केस स्टडीज क्यों दी जाती हैं? वो यही देखने के लिए दी जाती है कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं तो आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे। यहां पर भी आप वो टेस्ट कर सकते हैं। उससे एक इंडिविजुअल की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, वो ज्यादा बेटर तरीके से टेस्ट हो पाएगी। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो यूपीएससी को अपने अंदर लाने चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हर बार सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि यूपीएससी में एज लिमिट कम कर दी जाए, यूपीएससी का पैटर्न किस तरीके से चेंज कर दिया जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर देने चाहिए। सिर्फ रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो इन्हीं 2-3 बातों तक हम क्यों सीमित रह जाते हैं? क्यों नहीं हम इस बारे में सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की जाए? आज भी इस देश में आईपीएस कैडर में 1000 से ज्यादा वैकेंसी है, आईएएस कैडर में 600 से ज्यादा वैकेंसी होंगी। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 1600-1700 वैकेंसियां आईएएस आईपीएस कैडर में मिलाकर। एक्यूरेट डेटा आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। हर साल सैंक्शन स्ट्रेंथ आईपीएस कैडर में 200 है, कि आप हर साल 200 कैंडिडेट को आईपीएस कैडर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों पिछले 2-3 साल से केवल 150 कैंडिडेट्स को ही आईपीएस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है? क्यों ये शॉर्टेज है? आप क्यों इसे खत्म नहीं करते? अगर प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, लबासना में ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जो रीजन साइट किया जाता है, आप 2 लबासना बना लीजिए। एक नई पार्लियामेंट बन सकती है तो एक नया लबासना भी बन सकता है। आप ट्रेनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए।
पहला पार्ट लबासना अकेडमी ए में होगा, दूसरा अकेडमी बी में होगा, और आप शफल कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। आधे कैंडिडेट लबासना ए में चले जाएंगे, आधे बी में चले जाएंगे, आप वो क्यों नहीं कर देते? इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज वेग रीजंस कि लबासना में ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस फॉल्स, दिस वेग रीजन, यू शुड वर्क आउट सॉल्यूशंस। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में आईपीएस और आईएएस की कमी है, और गवर्नमेंट ने खुद ये एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट में। हर साल 200 आईपीएस कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं, बट वो नहीं हो रहे। यू शुड थिंक अबाउट इट। इसके साथ साथ एग्जाम साइकिल को रिड्यूस किया जाए, बहुत लंबी एग्जाम साइकिल है। एक एस्पिरेंट जो है उसको जून में मौका मिलता है, मई में मौका मिलता है, और फिर अगर उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर वो जून तक वेट करता है। आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर देने चाहिए, वो अपनी लाइफ में अपने गोल्डन पीरियड जो है 20s के वो इन्वेस्ट कर रहा है इस तैयारी में, बार बार वो लगा रहता है, 5-6 साल उसके लग जाते हैं। ये बात क्यों नहीं करते कि एग्जाम साइकिल कम कर दीजिए, एग्जाम साइकिल को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, साल में 2 बार कंडक्ट करवा लीजिए। और एग्जाम्स भी तो होते हैं जहां पर आप साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो यहां पर भी आप साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? आप यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछिए, अगर उसे प्रॉब्लम हो, अगर उसे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी साल में 2-2 एग्जाम कंडक्ट करवाती है कुछ केसेस में, आप सबको पता है, जैसे सीडीएस के एग्जाम 2 बार हो जाते हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम भी आप कंडक्ट करवा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर वो विल पावर है, अगर वो पॉलिटिकल विल पावर है, तो ये काम हो सकता है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आप 2 बार कंडक्ट करवा लीजिए, वैकेंसी भी पूरी हो जाएगी। वो एस्पिरेंट जिसके लिए आप इतने कंसर्न है और कह रहे हैं कि उसकी एज कम कर दी जाए क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट करता है, वो भी नहीं होगा, वो साल में 2 बार अटेम्प्ट कर लेगा, उसको 2 बार मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्रैम्बिंग पर कि कौन कितने फैक्ट्स रट सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक कि खो खो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें क्या स्कोर लाइन रही, हाउ इज इट रेलिवेंट टू अ यूपीएससी एस्पिरेंट। बहुत सारे लोग ये रीजनिंग दे रहे थे कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आएंगे, ये बेवकूफी वाला रीजन है। मैं तो कह रहा हूं यूपीएससी एक्सपेक्ट करे, वो पेपर ऐसा बनाए ना कि एक एस्पिरेंट 100 क्वेश्चन कर पाए। क्यों जबरदस्ती आप वेग पेपर बनाते हैं, क्यों जबरदस्ती आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं? कहां रेलिवेंट है ये उसकी तैयारी में आगे चल के? आप पेपर में एप्लीकेशन पार्ट बढ़ा दीजिए ना। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए फेयर है, आप कल्चर के क्वेश्चन पूछते हैं, फेयर है, बट उसके एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन पूछिए। करंट अफेयर्स का वेटेज तो आपने वैसे ही बढ़ा दिया, तो करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लिंक करके और क्वेश्चन पूछ लीजिए। करंट अफेयर्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स की कमी नहीं है जो आपको खो खो से क्वेश्चन पूछना पड़े, उसमें भी स्कोर लाइन में चेंज करना पड़े। दैट्स वेग। वो यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ गलत है, वो उसकी इंसल्ट है एक्चुअल में। वो मेहनत करता है पूरे साल, वो एक्सपेक्ट करता है कि एक एजुकेटेड पेपर बनेगा, एक अच्छा पेपर बनेगा जहां पर उसने जो कुछ पढ़ा है वो उसके काम आएगा। सो एस्पिरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग बेटर आउट ऑफ यू। इसके साथ साथ फैक्ट्स पर फोकस ना किया जाए, जैसे मैंने कहा। ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए। आप क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश में, उसको गूगल से ट्रांसलेट कर देते हैं, कई बार तो ग्रामेटिकल एरर होती है, जंबल्ड स्टेटमेंट लगती है, कई बार वो वर्ड्स इतने टिपिकल होते हैं जो नॉर्मल हिंदी में नॉर्मल बुक्स में यूज ही नहीं किए जाते। क्या फायदा हुआ उसका? क्वेश्चन आपको ड्रॉप करने पड़ते हैं, उस बेचारे एस्पिरेंट का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। यू शुड थिंक अबाउट इट। ट्रांसलेटर्स की अगर कमी है तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट में से ही कुछ हिंदी वालों को हायर कर लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेपर जो है ट्रांसलेट कर दिया करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो तैयारी से अब बाहर हो चुके हैं, आप उनको हायर कर लीजिए, परमानेंट जॉब ऑफर कर दीजिए, वो आपके लिए ट्रांसलेटर का रोल प्ले कर देंगे। यू शुड थिंक अबाउट इट। खैर, ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं जो कंसिडर किए जाने चाहिए अगर यूपीएससी जेन्युइनली रिफॉर्म करना चाहती है, वो जेन्युइनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में सोच रही है, वो उनका भला करना चाहती है, तो एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा ये रिक्वायरमेंट है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। खैर, यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनती तो मेरी तो क्या ही सुनेगी, बट अगर एस्पिरेंट्स मिलकर डिमांड्स रखेंगे तो शायद यूपीएससी को भी बज करना पड़ेगा अपनी पोजीशन से, उसको भी आपकी बात कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आपका भी और कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी रेज किया जाए। आई बिलीव वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, और जब तक
हम अपनी बात खुलकर रखेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर का एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक लीडर, वो बाहर नहीं आता। तो खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। रिफॉर्म लाना ना लाना वो यूपीएससी के ऊपर है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेट्स लीव दैट ऑन देम, बट हम अपनी बात तो पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो कंसिडर किए जाने चाहिए, तो सुब्बा राव जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी तक वो सुझाव पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत कीजिए, फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। होपफुली आगे चलकर अगर रिफॉर्म्स आते हैं तो सिर्फ एज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उन पर बात नहीं होगी, बात होगी कंप्लीट ओवरऑल की। बात होगी कहाँ कहाँ इस तैयारी में यूपीएससी के एंड पे गलतियां होती हैं, इस साइकिल में यूपीएससी के एंड पे गलतियां होती है, और वो उनको एक्सेप्ट करके उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने बताया, अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाइए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीच आउट करना चाहते हैं तो ये रही टेलीग्राम आईडी, आप यहाँ पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है तो इस नंबर का यूज कर लीजिए, एक कॉल कर लीजिए, बैचेस की इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ मेंटोरशिप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप का बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, बैच पर जब आप जाएंगे तो बैच के बारे में सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसके साथ साथ स्टडी प्लान आपके सामने आ जाएगी। एडमिशन लेने के लिए इनरोल नाउ पर जाना है, बट पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो पहले वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप एडमिशन ले पाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।